नोट्स के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। यहाँ तांबे यानी कॉपर और जिंक के परिवार का जिक्र है। और ये पूरी तरह से एक अनुपात का खेल नजर आता है। अनुपात का खेल, ये शब्द इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाता है। इसी तांबे और जिंक के बुनियादी मिश्रण को ही ले लेते हैं। हाँ। जब इस मिश्रण में 70% तांबा और 30% जिंक मिलाया जाता है तो जो मिश्र धातु बनती है उसे पीतल कहते हैं, राइट? बिल्कुल, पीतल या ब्रास। और पीतल का उपयोग सदियों से घरों में पानी भरने वाले घड़े, थालियां या रसोई के अन्य बर्तन बनाने में किया जाता रहा है। हाँ, ये बहुत ही सामान्य और आसानी से ढाला जा सकने वाला पदार्थ है। घरेलू इस्तेमाल के लिए एकदम सही। लेकिन इस अनुपात के खेल का असली जादू तब देखने को मिलता है जब हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अरे हाँ, नोट्स के अनुसार अगर इसी तांबे और जिंक के मिश्रण में तांबे को 70% से घटाकर 60% कर दिया जाए और जिंक को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए तो ये मुंज मेटल बन जाता है। बिल्कुल, मुंज मेटल। और ये बदलाव सुनने में बहुत ही साधारण लगता है। हाँ, सिर्फ 10% का ही तो फर्क है। लेकिन इसका असर देखिए। इसका उपयोग रसोई के बर्तनों से सीधा छलांग लगाकर जहाजरानी उद्योग यानी शिपिंग इंडस्ट्री में पहुंच जाता है। मतलब सिर्फ 10% जिंक बढ़ाने से धातु की पूरी प्रकृति ही बदल गई। एकदम। जिंक के इस छोटे से इजाफे ने उस धातु को इतना मजबूत और संक्षारण प्रतिरोधी बना दिया। संक्षारण प्रतिरोधी मतलब वो खारे पानी में जल्दी खराब नहीं होती। हाँ, कोरोजन रेजिस्टेंट। वो समुद्री पानी के खारेपन और लहरों की भारी मार झेलने वाले जहाजों के निचले हिस्सों के लिए एकदम परफेक्ट हो गई। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 10% का हेरफेर एक रसोई के बर्तन को समुद्र की लहरों से लड़ने वाले एक विशाल जहाज के कवच में बदल देता है। और ये यात्रा यही नहीं रुकती। इसी परिवार में नोट्स एक तीसरी मिश्र धातु का भी जिक्र करते हैं जिसे डच मेटल कहा जाता है। अच्छा, डच मेटल। इसमें अनुपात क्या रहता है? इसमें तांबे की मात्रा को बढ़ाकर 80% कर दिया जाता है और जिंक केवल 20% रह जाता है। तो 80 और 20 का रेशियो। हाँ, और इसका परिणाम ये होता है कि इस धातु का उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाने लगता है। ये तो सच में एक अद्भुत चक्र है। एक ही परिवार की दो धातुएं रसोई के बर्तनों से शुरू होती हैं, भारी भरकम जहाजों तक जाती हैं और फिर वापस लौटकर सस्ते गहनों के रूप में ढल जाती हैं। और ये सब सिर्फ कॉपर और जिंक के अनुपात को बदलने का कमाल है। यही धातु विज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। एक ही परिवार की धातुएं, लेकिन अलग अलग अनुपात उन्हें अलग अलग जीवन दे देते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारी भौतिक दुनिया कितनी जटिल है, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना कितनी व्यवस्थित है। बिल्कुल। एक छोटा सा प्रतिशत पूरी अर्थव्यवस्था और उद्योग की दिशा तय कर सकता है। अब नोट्स के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो इस रसायन विज्ञान में एक और परत जोड़ता है, तीसरे तत्व का प्रवेश। हाँ, ये हिस्सा बहुत मजेदार है। हाँ, अगर कॉपर और जिंक के इसी मिश्रण में सिर्फ एक नया तत्व मिला दिया जाए तो परिणाम और भी चौंकाने वाले होते हैं। एकदम सही। यहाँ नोट्स में एक बहुत बड़ा लाल रंग का एक चेतावनी का निशान बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क। ये चिन्ह जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु के बगल में दिया गया है और इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें सिल्वर यानी चांदी 0% होती है, 0। ये रसायन विज्ञान की दुनिया का एक बहुत ही क्लासिक ट्रिक सवाल है जो अक्सर एकेडमिक परीक्षाओं में भी भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है। नाम से तो ऐसा ही लिखता है कि इसमें चांदी का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन इसके घटकों को देखने पर पता चलता है कि जर्मन सिल्वर असल में कॉपर, जिंक और निकल का एक सटीक मिश्रण है। और चांदी की मात्रा एकदम 0, वास्तव में 0 होती है। ये तो एक तरह का रासायनिक धोखा ही हुआ। इसका नाम जर्मन सिल्वर है। निकल के कारण ये दिखने में भी चांदी जैसा ही चमकीला होता है और इसका उपयोग बर्तन या कटलरी बनाने में किया जाता है। लेकिन इसमें चांदी का एक कण भी मौजूद नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि विज्ञान में केवल नाम या बाहरी दिखावे पर भरोसा करना कितना भ्रामक हो सकता है। यह नामकरण की विडंबना को दर्शाता है। निकल को शामिल करने से इस मिश्र धातु को चांदी जैसी चमक और एक खास तरह की मजबूती तो मिल जाती है, लेकिन इसका चांदी से कोई लेना देना नहीं होता। बाहरी चमक दमक असलियत छिपा लेती है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। और इस तीसरे तत्व वाले सिद्धांत में एक और शानदार उदाहरण डेल्टा मेटल का है। डेल्टा मेटल? हाँ, नोट्स में इसका जिक्र है। जर्मन सिल्वर के दिखावे से अलग जब भारी मशीनों की बात आती है,
जहां लगातार घर्षण होता है वहां एक अलग तरह की मजबूती की जरूरत होती है। तो डेल्टा मेटल में कॉपर और जिंक के साथ लोहा मिलाया जाता है। हाँ, लोहा यानी आयरन। और इसका उपयोग मशीनों के बॉल बेरिंग बनाने में होता है। यहाँ लोहे का प्रवेश पूरी कहानी ही बदल देता है। लोहा अपने आप में अत्यधिक मजबूती का प्रतीक है। एकदम। जब इसे कॉपर और जिंक के साथ मिलाया जाता है तो डेल्टा मेटल इतना कठोर और घर्षण सहने वाला बन जाता है कि वो मशीनों के उन हिस्सों में काम आता है जो बिना रुके लगातार घूमते रहते हैं। बॉल बेरिंग किसी भी मशीन का वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा दबाव और घर्षण होता है। तो लोहे की मौजूदगी इस मिश्रण को वो टिकाऊपन देती है जो साधारण पीकल में कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। और इसी तरह अगर लोहे की जगह टिन का इस्तेमाल किया जाए, मतलब कॉपर, जिंक और टिन का मिश्रण, हाँ, तो ये गन मेटल बन जाता है। नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसका उपयोग तोप और भारी गियर बनाने में होता है। गन मेटल का नाम ही इसके उपयोग और इसकी ताकत की कहानी बयां कर देता है। तोप या भारी मशीनरी के गियर जैसी चीजें बनाने के लिए एक ऐसी धातु की जरूरत होती है जो विस्फोट के भारी दबाव और अचानक लगने वाले झटके को बिना टूटे सह सके। और कॉपर और जिंक के आधार में टिन का वो छोटा सा हिस्सा उस धातु की संरचना को इस तरह बांधता है कि उसमें गजब की सहन शक्ति आ जाती है। हाँ, ये उसे फटने या चटकने से बचाता है। टिन की बात आते ही नोट्स का अगला हिस्सा हमें इतिहास के पन्नों में बहुत पीछे ले जाता है, सीधे कांस्य युग में, ब्रॉन्ज एज। तांबा और टिन का मिश्रण। ये मिश्रण केवल अपनी मजबूती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसका एक और बहुत ही विशेष गुण है, ध्वनि या एकॉस्टिक्स। कांस्य युग तो मानव सभ्यता के विकास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। बिल्कुल। जब उस समय के समाजों ने कॉपर और टिन को सही अनुपात में मिलाना सीखा तो उन्होंने कांसे का निर्माण किया, ब्रोंज। हाँ, इस एक खोज ने कृषि के उपकरणों, युद्ध के हथियारों और कला के स्वरूप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नोट्स में यह भी दर्ज है कि कांसे का उपयोग सदियों से सिक्के, मजबूत बर्तन और यहाँ तक कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के पदक बनाने में भी किया जाता है। कांसा अपने आप में स्थायित्व और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। लेकिन कांसे के इतिहास और मजबूती से अलग इसी मिश्रण का एक दूसरा रूप जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है घंटी धातु या बेल मेटल। इसमें भी घटक वही है, कॉपर और टिन। लेकिन इसका मुख्य उपयोग मंदिरों या चर्च की बड़ी घंटियां बनाने में होता है। हाँ, ये बात वास्तव में अचंभित करने वाली है कि धातुओं का एक खास मिश्रण कैसे एक विशेष प्रकार की गूंज, ध्वनि या संगीत पैदा कर सकता है। इसे अगर ध्वनि विज्ञान और धातु विज्ञान के संगम के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बेहद सटीक और जटिल काम है। वो कैसे? कॉपर और टिन का एक बहुत ही विशेष अनुपात उस धातु के भीतर की आणविक संरचना को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इस तरह से व्यवस्थित कर देता है कि जब उस पर चोट की जाती है तो ऊर्जा बिना बिखरे एक बहुत ही शुद्ध, स्पष्ट और दूर तक जाने वाली ध्वनि तरंग में बदल जाती है। मतलब एक आदर्श घंटी को न केवल अच्छी आवाज करनी होती है बल्कि उसे लगातार बजने वाले झटकों को बिना दरार पड़े सहना भी होता है। बिल्कुल। यही कारण है कि सदियों से घंटी बनाने वाले कारीगर इस सटीक रासायनिक अनुपात को एक गुप्त रेसिपी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपते आए हैं। यह विज्ञान और प्राचीन कला का एक बेहद खूबसूरत तालमेल है। बिल्कुल। अब नोट्स के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो रोजमर्रा के आर्थिक लेन-देन और दिखावे की दुनिया से जुड़ा है, विशेष मिश्र धातु और मुद्रा, स्पेशल अलॉयज एंड करेंसी। यहाँ सबसे पहला नाम कृत्रिम सोना का है, आर्टिफिशियल गोल्ड या रोल्ड गोल्ड। इसे बनाने के लिए कॉपर के साथ एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम आभूषण बनाने में होता है। जर्मन सिल्वर की तरह ही यह भी दिखावे और असली कीमत का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। सोने जैसी पीली और आकर्षक चमक पाने के लिए वास्तव में बहुमूल्य सोने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम नहीं। तांबे में एल्यूमिनियम का एक विशिष्ट हिस्सा मिला देने से वो बिल्कुल सोने की तरह पीला और चमकीला रूप ले लेता है। ये विज्ञान का वो इस्तेमाल है जो आभूषणों के शौक को उन लोगों तक भी पहुंचाता है जो सोने की भारी भरकम कीमत नहीं चुका सकते। एक किफायती लेकिन रासायनिक रूप से मजबूत विकल्प। और दिखावे से हटकर अगर असली मूल्य की बात करें तो हमारी जेबों में खनकने वाली मुद्रा धातु का जिक्र आता है, कॉइन मेटल। इसी से रोजमर्रा के लेन-देन वाले सिक्के बनते हैं। नोट्स बताते हैं कि ये कॉपर, निकेल और जिंक का एक ठोस मिश्रण है।
ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि जब कोई व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए अपनी जेब से सिक्के निकालता है तो असल में वो रसायन विज्ञान के एक छोटे और मजबूत टुकड़े का आदान प्रदान कर रहा होता है। एक मुद्रा या सिक्के के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका जीवन काल होता है। सही बात है। एक सिक्के को दशकों तक हजारों लाखों हाथों से गुजरना होता है, उसे गिरना होता है, रगड़ खाना होता है, लेकिन उसके ऊपर छपे हुए निशान घिसने नहीं चाहिए। इसीलिए इस विशिष्ट और कठोर मिश्रण का उपयोग किया जाता है ताकि सिक्का अपना आकार और वजन बनाए रखे। और इसी मजबूती की श्रेणी में नोट्स एक और धातु का उल्लेख करते हैं, मोनेल मेटल। मोनेल मेटल। इसमें निकेल और कॉपर का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये धातु अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी होती है, इसीलिए इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों में किया जाता है, जहां धातुओं का सामना सीधे खतरनाक एसिड और रसायनों से होता है। और इसके अलावा वैमानिकी में, एरोनॉटिक्स में भी इसके टिकाऊपन के कारण इसका इस्तेमाल होता है। वैमानिकी का जिक्र आते ही ये विश्लेषण अब आसमान की तरफ रुख करता है। एल्यूमीनियम परिवार। हाँ, नोट्स के इस पन्ने पर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र है, जिसके नीचे लिखा है हल्का और मजबूत विमानन के लिए। एल्यूमीनियम की सबसे बड़ी पहचान ही उसका हल्कापन है, लेकिन केवल हल्का होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल। विमानन उद्योग के सामने गुरुत्वाकर्षण और वजन सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। उड़ान भरने के लिए एक ऐसा ढांचा चाहिए जो हवा के भारी दबाव, टर्बुलेंस और झटकों को आसानी से सह सके। लेकिन वो इतना भारी भी ना हो कि उसे हवा में उठाने के लिए ही सारा ईंधन खत्म हो जाए। यहीं पर एल्यूमीनियम को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर उसके प्राकृतिक हल्केपन के साथ साथ उसमें बेजोड़ मजबूती डाली जाती है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है मैग्नीलियम। ये एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है। इसका सीधा उपयोग हवाई जहाज का ढांचा या उसकी बाहरी परत बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम वो जादुई तत्व है जो एल्यूमीनियम की बुनियादी संरचना में घुसकर उसे वो अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है जो एक विशालकाय विमान का पूरा वजन और हवा का भारी प्रतिरोध सहने के लिए आवश्यक है। और ये सब उस धातु के कुल वजन में कोई खास बढ़ोतरी किए बिना होता है। ये इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी जीत है। इसी एल्यूमीनियम परिवार में एक और बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। धातु का नाम है ड्यूरेलियम। इसके घटक हैं एल्यूमीनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। नोट्स के अनुसार इसका उपयोग हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका उपयोग घरों की रसोई में मिलने वाले प्रेशर कुकर को बनाने में भी किया जाता है। ये तुलना सुनने में जितनी अजीब लगती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उतनी ही सटीक है। हवाई जहाज और प्रेशर कुकर। हाँ, अगर इसके पीछे की भौतिकी पर विचार किया जाए तो एक हवाई जहाज और एक प्रेशर कुकर दोनों ही दबाव के चक्र से जूझते हैं। अच्छा। एक हवाई जहाज जब ऊंचाई पर जाता है तो बाहर हवा का दबाव कम होता है और अंदर ज्यादा, जिससे धातु पर एक तनाव पैदा होता है। ठीक इसी तरह रसोई के प्रेशर कुकर के अंदर उबलते पानी और भाप के कारण अत्यधिक दबाव और तापमान पैदा होता है। दोनों ही स्थितियों में एक ऐसी धातु की आवश्यकता होती है जो हल्की हो लेकिन दबाव के इस उतार चढ़ाव से फटे नहीं या उसमें दरार ना आए। ड्यूरेलियम इन दोनों ही बिल्कुल अलग दिखने वाली लेकिन वैज्ञानिक रूप से समान परिस्थितियों के लिए एकदम सही विकल्प है। आसमान और रसोई के इस अद्भुत संबंध के बाद अब लोहा और इस्पात परिवार की ओर कदम बढ़ाते हैं। लोहा मानव सभ्यता का सबसे पुराना साथी रहा है। घर के साधारण चम्मच से लेकर बड़े पुलों तक इस्तेमाल होने वाला स्टील वास्तव में शुद्ध लोहा नहीं है, बल्कि ये लोहा और कार्बन का मिश्रण है। शुद्ध रूप में लोहा काफी नरम होता है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो वातावरण की नमी के साथ प्रतिक्रिया करके बहुत जल्दी जंग का शिकार हो जाता है, रस्ट लग जाता है। लेकिन जैसे ही उस शुद्ध लोहे में कार्बन की एक बहुत ही नियंत्रित और छोटी सी मात्रा मिलाई जाती है, उसकी पूरी आणविक संरचना बदल जाती है। वो स्टील में परिवर्तित हो जाता है, जो कहीं अधिक कठोर, टिकाऊ और जंग के प्रति बेहद प्रतिरोधी होता है। लोहे के परिवार में एक और नाम नोट्स में बहुत प्रमुखता से लिखा है, और अगर इसके नाम को ही ध्यान से पढ़ा जाए तो ये अपना फॉर्मूला खुद बता देता है। एल्निको? हाँ, एल्निको। अल से एल्यूमिनियम, नी से निकेल और को से कोबाल्ट। इन तीनों के साथ लोहे का बेस मिलाकर एल्निको तैयार किया जाता है। नाम के अक्षरों से ही इस मिश्र धातु के घटकों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख उपयोग स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में होता है। एल्निको से बने चुंबक इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अपने स्वयं के वजन से कई गुना अधिक भारी लोहे के टुकड़ों को आसानी से उठा सकते हैं।
इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अत्यधिक तापमान या बाहरी झटकों के बावजूद ये आसानी से अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं खोते। औद्योगिक मोटरों और सेंसर्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी लोहे के बेस वाली एक और अत्यधिक उपयोगी मिश्र धातु है नाइक्रोम। इसके नाम में भी राज छिपा है। निकिल, क्रोमियम और लोहा। कड़ाके की सर्दियों में जो इलेक्ट्रिक हीटर कमरों को गर्म रखता है, उसके अंदर जो तारों की कुंडली लाल रंग में चमकती है, वो वास्तव में नाइक्रोम ही होती है। नाइक्रोम का निर्माण ही आग और अत्यधिक गर्मी से खिलने के लिए किया गया है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी उच्च तापमान सहने की असाधारण क्षमता है। जब नाइक्रोम के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका उच्च प्रतिरोध इसे इतना गर्म कर देता है कि यह लाल हो जाता है। साधारण धातु इस तापमान पर पिघल जाएगी या ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल जाएगी। लेकिन क्रोमियम की उपस्थिति तार के ऊपर एक अदृश्य परत बना देती है जो उसे ऑक्सीजन से बचाती है। यही कारण है कि नाइक्रोम जलकर राख नहीं होता और लंबे समय तक गर्मी देता रहता है। अभी तक की चर्चा में उन धातुओं का विश्लेषण हुआ जो अत्यधिक गर्मी, दबाव और झटके सहने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन नोट्स का अंतिम हिस्सा एक बिल्कुल ही विपरीत गुण वाली धातुओं पर प्रकाश डालता है। इन्हें कम गलनांक वाले हीरोज या लो मेल्टिंग पॉइंट हीरोज कहा जा सकता है। ये टिन और सीसा यानी लेड का परिवार है। धातु विज्ञान का यह एक बिल्कुल अलग पहलू है। यहाँ लक्ष्य धातु को मजबूत बनाना या उसे पिघलने से रोकना नहीं है, बल्कि जानबूझकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है जो बहुत ही आसानी से और कम तापमान पर पिघल जाए। टिन और सीसा का मिश्रण इस काम के लिए एकदम सटीक बैठता है। इसका सबसे पहला और व्यावहारिक उपयोग टांका या सोल्डर में देखा जाता है। ये टिन और लेड का मिश्रण है। जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स पर दो बिजली के तारों या छोटे पुर्जों को आपस में जोड़ना होता है तो इसी सोल्डर का उपयोग होता है। सोल्डरिंग की प्रक्रिया की सुंदरता ही यही है। आपको दो तारों को जोड़ना है, लेकिन अगर उन्हें पिघलाने जाएंगे तो पूरा सर्किट जल जाएगा। इसलिए सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका गलनांक उन तारों से बहुत कम होता है। ये हल्का सा गर्म करते ही पिघल जाता है और दोनों तारों के बीच एक तरल गोंद की तरह फैलकर ठंडा होने पर एक मजबूत और सुचालक जोड़ बना देता है। कम गलनांक वाले इसी परिवार का एक और सदस्य है फ्यूज तार। इसे घरों के विद्युत तंत्र का असली रक्षक माना जा सकता है। ये भी मुख्य रूप से टिन और लेड का ही मिश्रण होता है और इसका काम खुद की कुर्बानी देकर बाकी सबको बचाना है। इंजीनियरिंग में इसे डिजाइन की गई विफलता, डिजाइन फेलियर कहा जाता है। ये एक जानबूझकर बनाया गया कमजोर बिंदु है। जब कभी बाहर से अचानक बहुत अधिक बिजली या वोल्टेज आ जाता है तो ये अतिरिक्त करंट पूरे घर की तारों को गर्म करके आग लगा सकता है या महंगे उपकरणों को नष्ट कर सकता है। लेकिन फ्यूज तार का गलनांक इतना सटीक रखा जाता है कि वो खतरनाक करंट आते ही तुरंत पिघलकर टूट जाता है। सर्किट वहीं टूट जाता है और एक छोटे से तार के पिघलने से पूरा घर सुरक्षित रह जाता है। ये एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित डिजाइन है। लेकिन नोट्स के बिल्कुल अंत में इसी फ्यूज वाले हिस्से में एक अपवाद भी बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा गया है। एक्सेप्शन। हाँ, ये है रोज मेटल। इसके घटक साधारण फ्यूज तार से थोड़े अलग हैं। इसमें लेड और टिन के साथ एक तीसरा तत्व बिस्मथ भी मिलाया जाता है और इसका उपयोग ऑटोमेटिक फ्यूज में बताया गया है। बिस्मथ धातु विज्ञान में एक बहुत ही रहस्यमयी और उपयोगी तत्व है। जब बिस्मथ को लेड और टिन के साथ मिलाया जाता है तो ये रोज मेटल के गलनांक को इतना नीचे गिरा देता है कि ये खौलते पानी से भी कम तापमान पर पिघल सकता है। इसका मतलब है कि यह धातु अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। फायर अलार्म सिस्टम या ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम में जहां आग लगने की स्थिति में तापमान के जरा से भी बढ़ने पर तुरंत सर्किट को तोड़ने या पानी चालू करने की जरूरत होती है, वहां बिस्मथ से बना यह रोज मेटल ही वो ट्रिगर होता है जो सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल। ये पूरा वैज्ञानिक सफर कितना ज्ञानवर्धक और दृष्टिकोण बदलने वाला रहा है। इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भौतिक दुनिया में मौजूद लगभग हर चीज एक बहुत ही सटीक और सोची समझी रासायनिक रेसिपी का परिणाम है। दीवार के अंदर छिपे छोटे से फ्यूज तार से लेकर रसोई में रखे प्रेशर कुकर, जेब में मौजूद सिक्कों और मीलों ऊपर उड़ते हवाई जहाजों तक, ये सभी केवल धातुओं के नहीं बल्कि मानवीय बुद्धिमत्ता और सटीक अनुपातों के बेहतरीन उदाहरण हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और भविष्योन्मुखी विचार उभर कर सामने आता है। वो क्या? आज इस बात का विश्लेषण हुआ कि कैसे जिंक का 10% बदलाव या बिस्मथ की एक चुटकी
एक धातु को नई पहचान दे देती है, उसे मजबूती से लेके जानबूझकर पिघलने तक के गुण दे देती है। लेकिन धातु विज्ञान यही नहीं रुकता। तो ये आगे कहाँ जाता है? इस विचार को अगर आगे ले जाया जाए तो स्मार्ट धातुएं या शेप मेमोरी अलॉयज की अवधारणा सामने आती है। ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसी मिश्र धातु बनाई जाए जिसे पूरी तरह से कुचल दिया जाए, मोड़ दिया जाए, लेकिन उसे थोड़ा सा गर्म करते ही वो वापस अपने पुराने आकार में लौट आए। जैसे कि धातु के पास अपनी कोई याददाश्त हो। हाँ, आज जहां मजबूती और गलनांक पर नियंत्रण पाया जा चुका है, वहीं भविष्य की धातुएं याद रखना भी सीख रही हैं। ये इस बात का संकेत है कि तत्वों को मिलाने की इस यात्रा का असली रोमांच तो अभी बस शुरू ही हुआ है। क्या पता भविष्य में हम केवल धातुओं को नहीं बल्कि परमाणुओं को मिलाकर ऐसे नए पदार्थ बनाएंगे जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, धातुओं की याददाश्त ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो इस ज्ञान की यात्रा को एक नए और अद्भुत मुकाम पर ले जाता है। विज्ञान के इस अनंत महासागर में ऐसी ही गहराई हमेशा कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। द लर्नर के लिए तैयार किए गए आज के इस गहन अध्ययन से निश्चित तौर पर कई पुरानी धारणाएं टूटी होंगी और नए नजरिए मिले होंगे। ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन जिज्ञासा और नए अनुपात